नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में हमारी चर्चा का विषय है उत्तराखंड की भाषाओं की शब्द संपदा और संभावनाएं। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिहारी लाल जालंधरी, साहित्यकार हैं। दूसरे हमारे वार्ताकार हैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह केदारखंडी जी, आप भाषाविद हैं। और तीसरे हमारे वार्ताकार हैं कुंज बिहारी नेगी जी, कुंज बिहारी मुंडेपी जी, माफ़ी चाहूँगा, आप संस्कृति कर्मी हैं। आप तीनों मेहमानों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत जालंधरी जी मैं आपसे करता हूँ, और आपसे पहले मैं और हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि जो उत्तराखंड की भाषाओं का साहित्य है, इसका संसार कितना विराट है। और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये भी आता है कि वो कौन सी विधाएं हैं जिनमें सबसे ज़्यादा साहित्य, आंचलिक साहित्य मौजूद है। धन्यवाद। जहाँ तक साहित्य लोक और उसके विराट की बात है जी, तो साहित्य लोक एक ऐसा शब्द है जो एक पूरे समुद्र की तरह है। और जो विराट का हम अर्थ ले सकते हैं कि उस समुद्र की गहराइयों तक, कि उस समुद्र की उस साहित्य की कितनी गहराई तक हमारा साहित्य है जी। तो इसके परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि जो हमारा पौराणिक साहित्य था जी, वो पौराणिक साहित्य हमारा आंचलिक साहित्य के रूप में रहा है, लोकोक्ति के रूप में रहा है जी। और इसमें जो हमारे जागर थे, तंत्र मंत्र थे, हमारे ढोल सागर थे जी, ढोल सागर की कुछ आयतें थी जी, और जिन्हें बहुत पुराने समय में भोजपत्रों में लिखते थे जी। और वो भोजपत्रों में किसके द्वारा लिखा जाता था? पंडितों के द्वारा लिखा जाता था जी, जागरियों के द्वारा लिखा जाता था जी, तंत्र शास्त्रियों के द्वारा लिखा जाता था जी। और जो ढोल सागर को समझने वाले लोग थे, जो उसका काम करने वाले, उनके द्वारा ये साहित्य लिखा गया जी। और उसके साथ साथ ये आगे प्रगति करता गया। सबसे पहले तंत्र मंत्र के पश्चात 1750 में यहाँ की भाषा के, उत्तराखंड की भाषाओं के को शिलालेख साहित्य के रूप में उपयुक्त किया गया जी, शिलालेख के रूप में उपयुक्त किया गया हमारे उत्तराखंड की भाषाओं को। और उसके बाद 1750 में महाराज जी, प्रदीप शाह जी के समय में उनके एक दरबार में वैदराज जी थे। उन्होंने एक कविता गाई थी जिसको सबसे पहली कविता कह सकते हैं कि रंच जुड़िया पंच जुड़िया जुड़ी के घिमसान जी, रंच जुड़िया पंच जुड़िया जुड़ी गए घिमसान जी। वो हमारे सबसे पहली कविता बोली जान जी। क्या बात, उत्तराखंड साहित्य में वो सबसे पहली कविता हमारी कही जाती है। क्या बात। उसके बाद आपने एक नाम सुना, बताता हूं मैं आपको। हमारे एक साहित्यकार थे गुमानी पंत, बिल्कुल थे जी। और गुमानी पंत जी ने 18 पुस्तकें लिखी। वो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने कई बोलियों में काम किया जी, और कई बोलियों का साहित्य उनका इकट्ठी है जी। कहते हैं कि वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले ही खड़ी बोली के साहित्यकार थे जी। और 1847 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जी। और उस पुस्तक 1847 में जी, आज 2023 में हम लोग, तो 1847 में हमारी कुमाऊनी भाषा में एक पुस्तक प्रकाशित हुई और उसको बाद में संस्कृत में भी हमारे एक साहित्यकार ने उनको पब्लिश किया जी। तो हमारे गुमानी पंत जी उत्तराखंड के पहले साहित्यकार हैं जिन्होंने कई भाषाओं के शब्दों को खड़ी बोली के साथ जोड़ा और यही खड़ी बोली आज पूरे विश्व में जी हिंदी के रूप में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। यही खड़ी बोली, जबकि हिंदी कोई भाषा नहीं थी हमारी हिंदुस्तान की, जी,
पर खड़ी बोली के साथ जब हमारे 22-24 आज तो कई भाषाओं के शब्द जुड़ गए हैं जी। जब उनके साथ भाषा के कई शब्द जुड़े तो वो हिंदी बनी, और आज उस हिंदी में हमारी नॉर्दर्न इंडिया की जितनी भी बोलियाँ हैं सब बोलियों के शब्द हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। इसके आगे में आपको थोड़ा सा आपका एक पूरक प्रश्न है इसमें जी कि भाई हमारी जो विधाएं कितनी है, जी जी, हमारी विधाएं कितनी हैं, तो विधाओं के बारे में बताना चाहता हूं कि ये विधाओं पर स्वतंत्रता के बाद अधिकांश काम होना शुरू हुआ है जी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद काम होना शुरू हुआ है, और जिसमें उत्तराखंड का परिवेश के गीत, उत्तराखंड के परिवेश के गीत, कविता, कहानी के साथ साथ नाटक, निबंध, भाषा व्याकरण, स्मृति ग्रंथ, गढ़वाली कुमाऊनी शब्दकोश, भाषा कोश, मुहावरा कोश, लोकोक्तियाँ, इस प्रकार के कई कोशों का प्रकाशन हुआ है और आज तक नितांत रूप से चल रहा है जी। इसे मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की दोनों भाषाओं में अंतर बहुत कम है जी। शब्दों में ये मैं आपके पास जालंधरी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण आप विषय उठा रहे हैं जिस पर आप जाने वाले हैं, इस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। इससे पहले कि आप इस पर अपनी बात कहें, मैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह केदारखंडी जी के पास इस सवाल के साथ जा रहा हूँ केदारखंडी जी की, जैसे अभी जालंधरी जी कह रहे थे कि खड़ी बोली को मुख्य धारा की हिंदी बनाने में हमारी प्रांतीय भाषाओं का भी बड़ा योगदान है और तमाम शब्द संपदा से समृद्ध हुई हैं मुख्य धारा की हिंदी। हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं जिनमें हम मुख्यतः गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, बाकी रंग भाषाएँ हैं, मारचा है, तोलचा है, तमाम भाषाएं हैं, इन भाषाओं को आप उनके मुख्य धारा की भाषा के वरक्स कहाँ देखते हैं? और इस दरमियान हमारे यहाँ एक बहस चली है, वो नई शिक्षा नीति में भी है कि स्थानीय स्तर पर पाठ्यक्रम स्थानीय बोली में आना चाहिए। उसमें अगर गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी को लेते हैं तो कितनी संभावनाएं आप देखते हैं? इस पर आपकी जी राय। धन्यवाद नौटियाल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो मेरे समक्ष रखा गया है जी। तो आपने मुख्य धारा की जो भाषाएं हैं उनमें गढ़वाली, कुमाऊनी के स्थान की बात की है। तो गढ़वाली, कुमाऊनी का अगर हम संवैधानिक दृष्टि से देखें, जो संवैधानिक मान्यताएं जो 22 से 24 भाषाएं संभवतः हैं, उसमें 22 थी, मेरे को 24 है, तो उन भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, गढ़वाली, कुमाऊनी को नहीं मिला है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि गढ़वाली जो है, अगर हम देखें, जैसे डॉक्टर जालंधरी जी ने कहा कि गुमानी पंत जी का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया जी, तो हिंदी से पुरानी भाषाएं गढ़वाली और कुमाऊनी हैं। हिंदी का विकास तो बाद में हुआ क्योंकि गुमानी पंत जी से जब वो भाषा अस्तित्व में थी, जब भी तो वहाँ से शब्द लिए गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लिहाज से हम ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारी भाषा कितनी समृद्ध रही होगी जिससे शब्द उन्होंने लेकर के वहाँ जोड़े हैं। और गढ़वाली और कुमाऊनी में मतलब बहुत अपार शब्द संपदाएँ हैं, संभावनाएँ हैं जी। और जो ये जो उन भाषाओं में जो स्थान की बात की है, अगर इससे संवैधानिक दर्जा मिलता तो आज हम भी कहीं ना कहीं उस कसौटी पर होते जो उसके लिए निर्धारित की गई है जी। लेकिन वो दुर्भाग्य मैं समझूंगा क्योंकि कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो बहुत कम लोग उसका प्रयोग करते हैं, बोलने में बड़ी त्रुटि है। उससे कहीं ज़्यादा आज लगभग मैं समझता हूँ गढ़वाली, कुमाऊनी का अगर हम आंकड़ा देखें तो 1.5 करोड़ के लोग जो हैं उसको बोलने वाले, समझने वाले लोग हैं जी। और उससे बहुत कम हजारों की संख्या में जो बोली जाती है वो आज हमारी संवैधानिक भाषा है, संविधान के 8वें अनुसूची में है, जबकि हमारी भाषा नहीं है और उससे बहुत ज़्यादा समृद्ध है जी। और इसमें हर विधा पर साहित्य सृजन हुआ है। भले ही आजकल कविता के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है, गद्य में उतना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास वो प्रचुर शब्द संपदा है जिसमें हम जो है उस जो संवैधानिक भाषाओं की जो कसौटी है वहाँ पर पूरी तरह से खरा उतरते हैं। साहित्य रच सकते हैं, अभी आगे भी रच सकते हैं। और हमारे पास, मैं समझ, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि हम पूरी तरह से
उस कसौटी पर खरे उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हमारे पास जैसे आपने भी जिक्र किया था कि राजवंशों की भाषा हमारी रही है ना, चाहे वो जगत पाल हो, कनक पाल हो, देवलगढ़ हो, या देवप्रयाग का जो दान पात्र हो, या रघुनाथ मंदिर में है, या शिलालेखों पर भी है। और ये ताम्र पत्रों पर तो बहुत ज़्यादा हमारे पास गढ़वाली और कुमाऊनी का पूरा एक उदाहरण मिलते हैं, है ना। तो अगर हम अपने पिछले 1000 सालों का इतिहास देखें तो, और वहाँ पर यहाँ तक कि उसके जो राजाओं के जो आदेश थे वो भी उसमें वो गढ़वाली कुमाऊनी में होते थे, है ना। जब यहाँ मेरे ख्याल पृथ्वी शाह थे, महाराजा पृथ्वी शाह थे, उनके यहाँ सहारनपुर से और हिमाचल तक और पूरा गढ़वाल और कुमाऊं का कुछ क्षेत्र था, उनका साम्राज्य वहाँ तक था, वहाँ वो सारी भाषा प्रयुक्त हुई है। क्या बात, हिंदी से पहले हुई है। जी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम उस स्थिति में नहीं है? बिल्कुल। केदार खंडी जी, आपकी बातचीत में जो निकल कर आया ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है कि मुख्यधारा की हिंदी तो बाद में निर्मित हुई, उससे पहले। और ये ठीक है कि गढ़वाली कुमाऊनी बाकायदा राजकीय भाषाएं रही हैं राजाओं के दौर में। और जिस ये देवप्रयाग के मंदिर की मैं स्वयं उसको देखा हूँ कि उसमें गढ़वाली में बाकायदा राजाज्ञा जारी हुई है। बहरहाल कुंज बिहारी मुंडेपी जी, आप भाषाविद, साहित्यकार होने के अलावा संस्कृति कर्मी भी हैं। आपके बहुत शानदार और अर्थपूर्ण वीडियोस हमने यूट्यूब पे देखे हैं। आपसे ये जानने का मन है कि इस दरमियान जालंधरी जी से और केदार खंडी जी से बातचीत करने के बाद जो इनपुट्स मिले, उसके बाद आपके पास मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि हमारी जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाएं हैं, इनमें पत्र पत्रिकाओं की स्थिति क्या है, पुस्तकों की स्थिति क्या है, कितनी किताबें हमारे पास प्रकाशित हो रही हैं, इस पर आपकी टिप्पणी। धन्यवाद नौटाल जी। जी, असल में जब से कोरोना काल का समय आया है, जी, जब से लॉकडाउन वगैरह लगे हैं, जी, पहले बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं निकलती थी, बहुत कम नहीं थी, गढ़वाली में भी बहुत थी, कुमाऊनी में भी बहुत थी। जी, शहरों से या महानगरों से हमारी जितनी भी पत्र पत्रिकाएं निकलती थी, लगभग मेरे हिसाब से वो सारी बंद हैं, लगभग बंद हो गई। लेकिन जो पहाड़ों से जो हमारी पत्र पत्रिकाएँ निकल रही हैं, उनमें से काफ़ी कुछ अभी चल रही हैं। जैसे आपका यहीं देहरादून से रंतरेबार समाचार पत्र है एक, और कुमाऊं से भी 3 पत्रिकाएं हैं जी। एक तो कुमगढ़, हाँ, पहरू है, कुमगढ़ है जी, और एक और है जी, अदली कुछ है, अदली कुसली भी है। तो ये लगभग ये पत्रिकाएं थोड़ा बहुत अभी निकल रही हैं जी। और पुस्तकों का प्रकाशन तो अविरल गति से चल रहा है लगभग जी। ये सुखद सूचना है, ये सुखद सूचना है कि ये बिल्कुल लगातार चल रहा है। हर कोई मतलब ज़्यादातर छप रही हैं आजकल कविताओं की किताबें, कविता संग्रह ज़्यादा छप रहे हैं, उपन्यास भी छप रहे हैं, और इसमें जो है काव्य संग्रह हो गया, कहानी संग्रह हो गया, उपन्यास आदि ये सभी छप रहे हैं जी। तो ये आजकल इसकी जी। और YouTube पे तो आप खुद भी सक्रिय हैं, और जालंधरी जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमारी भाषाओं के प्रसार में ये जो हमारा ऑडियो विजुअल मीडिया है मुंडेपी जी, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है कि आप एक वीडियो जारी करते हैं और लाखों लाख लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्रीज, सीमाओं के पार उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, और वो बच्चे भी जो मुख्यधारा की भाषाएं भी नहीं जानते हैं, वो अपनी दूध बोली की तरफ आते हैं। तो ये आप जैसे मुंडेपी जी जैसे लोगों का एक बड़ा योगदान है। जो मैं मुंडेपी जी के साथ एक बात मैं दोहराना चाह रहा हूँ जी, कि आज जो ये आपका या जो चित्रपट है, ये जो फिल्में बन रही हैं जी, वो फिल्में गढ़वाली और कुमाऊनी के शब्दों को मिला कर के वो फिल्मांकन हो रहा है जी, और उसको गढ़वाल और कुमाऊनी के तमाम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं।
तो अगर हम फिल्में बना सकते हैं, उसके लिए कहानी लिख सकते हैं, तो क्या हम अपने एक पाठ्यक्रम में बना सकते हैं गढ़वाली कुमाऊनी के समान शब्दों को मिलाकर? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये आपका एक विशेष अभियान भी है, जिस पर कि आप लोग खासकर हमारे प्रवासी बंधु लगातार काम करते रहे हैं। लेकिन बिहारी लाल जालंधरी जी, आपसे जो महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछने वाला हूँ वो ये पूछने वाला हूँ कि पिछले कुछ समय से ये मांग जो केदार खंडी जी कह रहे थे कि गढ़वाली को, कुमाऊनी को 8वीं अनुसूची में होना चाहिए। पहले तो आपसे ये जानने का मन है कि ये कितनी जायज़ मांग है, कितनी व्यावहारिक मांग है। इसी से जुड़ा ये प्रश्न कि क्या आपको लगता है कि अगर 8वीं अनुसूची में गढ़वाली कुमाऊनी हमारी शामिल हो जाती है तो उससे भाषा का भला हो जाएगा या उसका प्रसार हो जाएगा? सर, एक आम बात है, आम बात के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल जायज़ है। अच्छा, ये संविधान की असम सूची में हमारी भाषाओं को होना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए जी। पर उसमें एक चीज़ ये है कि अगर हमारी सरकार इस चीज़ को नहीं मानती तो संविधान ने भी तो हमें कुछ दिया है भाषा के रूप में। बहुत अच्छी बात है। संविधान ने हमें 3 धाराएं दी हैं, धारा 347, धारा 350A और धारा 350B। ये 3 धाराएं अलग अलग हैं। 347 धारा क्या कहती है कि जिस पृष्ठभूमि के, जिस प्रदेश के लोग एक भाषा बोलते हों जी, वो लोग राष्ट्रपति से जी इसके बारे में अपनी बात रख सकते हैं। अगर राष्ट्रपति संतुष्ट हो जी तो उसको वो राज्य सरकार उसको लागू करना पड़ेगा, उसका पठन पाठन में उसको लागू करना पड़ेगा जी। पर एक भाषा जी, ये नहीं कि जैसे हमारे उत्तराखंड में अलग अलग हैं, गढ़वाली कुमाऊनी जो सारी जी, पर इसमें संविधान में 347 धारा कहती कि एक भाषा होनी चाहिए जी। दूसरी बात आता हूं कि 350B धारा जी, 350B धारा कहती कि आपको अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है जी, और जो अधिकार आपको प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, प्रदेश सरकार को, पर वो भी एक भाषा होनी चाहिए। ठीक है, एक भाषा होनी। ठीक है। तीसरी धारा क्या बोलती है 350B जी, कि अगर ये भाषाएं एक भाषा है तो इसके लिए राष्ट्रपति अपना एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। अच्छा। जो देखेंगे कि हाँ आपकी एक भाषा है, वो पिछड़ रही है, उसका पाठ्यक्रम नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है, साहित्य का अंबार है, जैसे हमारी गढ़वाली कुमाऊनी का साहित्य का अंबार है जी जी, पर उसमें राष्ट्रपति को वो नोडल अधिकारी अपना रिपोर्ट देगा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति उस पर कदम उठाएंगे। सर, अब मैं आता हूं संविधान में गढ़वाली और कुमाऊनी को स्थान दिलाने की। आज गढ़वाली संविधान की प्रतीक्षा सूची में 12वें नंबर पर है, क्या बात, और कुमाऊनी 22वें नंबर पर है। अच्छा, आज तक इतिहास उठाकर देख लीजिए कि एक भाषा अगर संविधान में उसको शामिल किया जाता है तो उसको 10 साल लग जाते हैं। एक दशक में लगभग एक दशक में एक भाषा को संविधान में शामिल किया गया। ये औसत तो आप ये बताइए कि क्या हमारी गढ़वाली को 120 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा या हमारी कुमाऊनी को 220 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा जी? तो हमें, हमारा एक मंतव्य है कि गढ़वाली अगर 50 से 55% कही जाती है और कुमाऊनी 30 से 35% कही जाती है, अगर इन दोनों के समान शब्दों के आधार पर हम या हमारी सरकार कुछ काम करती है तो हमारा योग कितना बनेगा? 80% से ऊपर चले जाएगा हमारा जी। और जहां आज हम 12वें या 22वें नंबर पर हैं, हम अगर दोनों मिल जाते हैं तो हम दूसरे या तीसरे नंबर पर आ जाएंगे जी। तो इसमें सरकार को भी दिक्कत नहीं होगी और हम भी, हमारी भी थोड़ी सी जो मांग हमारी ये संविधान में शामिल करने की, तो हम उत्तराखंड के नाम से, न गढ़वाली न कुमाऊनी, उत्तराखंड के नाम से एक भाषा जो हम कहेंगे। अभी मैं कहता हूं कि उत्तराखंड की गढ़वाली कुमाऊनी जी, उत्तराखंड की तो है ना जी, गढ़वाल कहाँ है, कुमाऊं कहाँ है जी, ये उत्तराखंड की गढ़वाली कुमाऊनी हम कहते हैं। तो उत्तराखंड की एक भाषा हमारी होगी तो निसंदेह उसको स्थान जरूर मिलेगा। और इसके लिए भविष्य में मैं उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड के आम जनता को, गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। अगर
ज़्यादा दबाव आया और गढ़वाली को संविधान में स्थान मिल गया जी, और अगर स्थान मिलेगा तो उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी जी, केंद्र सरकार की तरफ से। जी, उसमें कक्षा 1 से 10वीं और उसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पर उनकी अपना, तो उसमें क्या होगा, क्या एक प्रश्न बनता है कि क्या कुमाऊं के लोग, जो गढ़वाली हमारी संविधान में शामिल होगी, वो एक प्रतिनिधि भाषा बनेगी, क्या इस प्रतिनिधि भाषा, गढ़वाली प्रतिनिधि भाषा को कुमाऊं के लोग स्वीकार करेंगे? एक प्रश्न बनता है, और ये बहुत बड़ा प्रश्न है जी, कि क्या कुमाऊं के लोग इस गढ़वाली भाषा को, जो भविष्य में संविधान में, क्योंकि 22वें नंबर पर जो आज कुमाऊनी है वो शायद 12वें नंबर के साथ नहीं आ पाएगी जी, दोनों भाषाएं इकट्ठा, जी, स्वाभाविक। दोनों भाषाओं का इकट्ठा अगर हम संविधान की बात करते हैं तो हम बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। जी, तो भविष्य में गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों में कलह होने का एक संभावना है। हम चाहते हैं उस कलह को अभी से खत्म कर दें, क्योंकि हमने गढ़वाली और कुमाऊनी के जो समान शब्द हैं उन पर करीब 25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और उस पर एक विषय हमारा आ चुका है। जी, केदार खंडी जी, जी, जालंधरी जी जिस विषय को उठा रहे हैं, ये लगातार समाचार पत्रों के जरिए और अन्य माध्यमों के जरिए भी लगातार हमारे पास आता रहा है। प्रचार के गढ़वाली कुमाऊनी मुख्य जो हमारे उत्तराखंड की दो भाषाएं हैं, जब इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में लेने के लिए या पाठ्यक्रम की बात आती है, एक बड़ा सवाल भाषाविद उठाते हैं मानकीकरण का। क्योंकि इतनी विविधता है, गढ़वाली में ही बहुत विविधता है, कुमाऊनी में ही बहुत विविधता। एक तो ये मानकीकरण की समस्या क्या है, इसको आप कितना गंभीर मानते हैं, इस पर मैं आपकी ज़रूर टिप्पणी चाहूँगा। क्या सचमुच में मानकीकरण का एक बड़ा सवाल है इन भाषाओं को लेकर? जी नोटाल जी, जी, मैं थोड़ा सा जालंधरी जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। जैसे इन्होंने 8वीं अनुसूची की बात की है और एक अपना अलग से जो अभियान ये चला रहे हैं कि उन दोनों भाषाओं के कुछ शब्दों को हम समेकित करके और उसको मतलब एक दूसरे को शब्दों को, ऐसे शब्दों को लें कि हम आसानी से उसका आदान प्रदान गढ़वाली और कुमाऊनी के लोग कर सकें और बहुत आसानी से हम आपस में संवाद स्थापित कर सकें। तो उसमें ये समस्याएं पहले भी रही हैं। जैसे हम कश्मीर में जाएं तो कश्मीर में दो भाषाएं हैं, कश्मीरी और डोगरी जी। और सबसे बड़ी बात आप ये है कि ये नोट करने वाली बात है कि वो दोनों भाषाएं जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। बिल्कुल। अब उसमें उसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण रहे होंगे, उस टाइम वो सम्मिलित हो गई हैं। गढ़वाली कुमाऊनी का जो राजनीतिक पक्ष है या दूसरा पक्ष था वो कमजोर रहा होगा, जबकि वो उससे भी सबल भाषाएं हमारी रही हैं जी। तो उसे तो मैं दुर्भाग्य समझता हूँ जी। तो जहाँ तक मानकीकरण की बात आपने की और जहाँ गढ़वाली कुमाऊनी का जैसे अब सरकार के ऊपर है, सरकार से ज़्यादा तो सहकार जो है इसमें ज़्यादा उनका ज़्यादा मेरे ख्याल मैं समझता हूँ को इसमें प्रयास कर सकते हैं उसको जोड़ने में। काम तो वो करते हैं, वो सरकारें नहीं करते हैं, सरकार के ऊपर दबाव डाल कर वो कितना हम कर पाते हैं जी। लेकिन जो गढ़वाली कुमाऊनी की बात है वो अभी तो ये जो इनका अभियान है बहुत लंबा चलेगा और इनके प्रयास में कितना दम है वो उस पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल करता है। लेकिन जो मानकीकरण की बात है, मानकीकरण में मैं अगर गढ़वाली की ही बात करूं तो गढ़वाली में बहुत सारी जैसे हमारे जो श्रीनगर में के जो राजभाषा रही है, इर्द गिर्द जो ज़्यादातर बोलचाल की भाषा उस टाइम रही है वो प्रयुक्त होती रही है शुरू से और उसमें टिरियाली भी है या जो मार्चा है या नागपुरिया है या इधर से और टिरियाली के भी अलग अलग उपबोलियां हैं इस तरह से। तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे मतलब मैं छाँव बोलते हैं कि भाई मैं छाँव, कोई बोलता हम छी बिच्छी, इस तरह से बहुत सारे शब्दों में इस तरह का विभेद है। तो उसके लिए हमें एक मानक तो स्थापित करना पड़ेगा क्योंकि मानक का मतलब एक आदर्श श्रेष्ठ या परिनिष्ठित जो एक भाषा हो जो मतलब सर्वमान्य हो और सब जगह उसको जब हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे या उसको अपने सिलेबस में जोड़ने के अलावा जो है हम आपस में मतलब उसको मान्यता दिलाने की बात करेंगे तो कोई ना कोई एक भाषा हमें रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए मानकीकरण के उन शब्दों में से कुछ लोगों ने कहा कि उनको पर्यायवाची बनाएंगे, तो वो पर्यायवाची तो नहीं हो सकते वहाँ पर। उनमें से जैसे कुछ शब्दों को जो है जो ज़्यादा प्रयोग में होते हैं तो हमें
अगर छौ बोलते हैं तो छौ को भी प्रयोग करें। केदार खंडी जी, मैं आपके नोटिस में लिया हूँ कि इस बाबत, ये मानकीकरण के बाबत भी यहाँ पर कुछ भाषाविद काम कर रहे हैं। जी। विश्वविद्यालयों के स्तर पर भी इस पर बात हो रही है। ये मैंने आपसे इसलिए कहा कि आप लोगों की काम करने की परिधि बड़ी है और आप गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी के अलावा अन्य भाषाओं में भी लगातार दखल रखते हैं, तो इसलिए मैं आपके पास ये मानकीकरण के सवाल को लेकर आया था। कुंज बिहारी मुंडेपी जी, ये जो भाषा का सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारी जो समृद्ध शब्द संपदा है, हम देखते हैं कि हमारे दौर में गढ़वाली में जो शब्द होते थे वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। ये जो शब्दों के गायब होने की समस्या है, इसको आप कितना गंभीर मानते हैं? और इसी से जुड़ा हुआ ये भी है कि जितने शब्द अब हमारे पास बचे भी हैं, क्या इनमें इतनी सामर्थ्य है कि ये एक पाठ्यक्रम को, किसी पाठ को, किसी प्रसंग को व्यक्त करने की स्थिति में है? जी हाँ, व्यक्त करने की स्थिति में तो है जी। और आज जो है अभी बहुत सारी शब्दकोश वगैरह भी काफ़ी हमारे निकले हैं। जी, बने हैं जी, बहुत सारे शब्दकोश बने हैं जी। उसमें मैंने भी एक शब्दकोश बनाया है, बहुत अच्छी बात, तमद्दुन गंगा नाम से जी। और उसमें लगभग मेरे को 16 साल लगे हैं। क्या बात है, 16 साल में वो बनाया है जी। तो हमने जितनी भी कोशिश करी है, पहले भी जो शब्दकोश रहे हैं उनको भी हमने देखा जी, और अपनी तरफ से भी हर इलाके में कोशिश हमने ये करी है कि उससे इकट्ठे करें। लेकिन समस्या ये है कि शब्दकोश लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक तो समस्या ये। दूसरी समस्या ये है कि शब्द को संभालना बहुत कठिन काम हो रहा है आज की डेट में। जैसे बहुत सारी भाषाएं, अभी केदार खंडी जी ने कहा है कि बहुत सारी हमारे शब्द हैं जो हैं वो विलुप्त होने की कगार पे हैं या कुछ हो गए हैं। जैसे मारछा भाषा और तोलछा है, हाँ तोलछा है, मारछा है, राजी है, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो इनमें बहुत सारे शब्द जो हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं जी, या लगभग प्राय कुछ शब्द लुप्त हो भी गए हैं जी। तो हम यही है कि हम सरकार से यही बोल सकते हैं भाई सरकार इसके लिए क्या कर रही है, उसका अपना एक विशेष इसके लिए क्या कोई आगे क्या प्रयोजन है। जी, मुंडेपी जी, ये जो सवाल आप उठा रहे हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है, सरकारों की अपनी जिम्मेदारियां हैं विधान बनाने की, नियम बनाने की। थोड़ा सा इस पर समाज को भी गंभीर होना पड़ेगा। जी। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी समाज को कि क्या हमारी पीढ़ियाँ उस भाषा को बोल रहे हैं जो कि हमारी दूध बोली है। ये एक बड़ा सवाल हम इसलिए भी उठाते हैं कि ये प्रसंग बराबर आते हैं। बहुत संक्षेप में मैं आप तीनों से ये जानना चाहूँगा, जालंधरी जी आपसे शुरू करता हूँ, कि आज की परिस्थितियों में हमारी जो भाषाएं हैं, खासकर गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इनको लेकर आप कितने आशावान हैं? बहुत संक्षेप में। देखिए साहब, संक्षेप में थोड़ा सा हमारे मुंडेपी जी ने, हमारे केदार खंडी जी ने भाषाओं के बारे में कहा, पर उत्तराखंड की 14 भाषाएं हमारी जी। गढ़वाल की 8 बोलियां हैं और कुमाऊं में 10 बोलियां। कुमाऊं में 8 ना 6 हैं। गढ़वाल की 8 बोलियां और कुमाऊं की 10 बोलियां हैं, 18 हो गई। मैं उत्तराखंड की जो हमारी भाषाएं हैं, जैसे गढ़वाली कुमाऊनी, गढ़वाली कुमाऊनी तो हमारी मुख्य भाषाएं हैं, पर इसके अलावा शायद हमारे उत्तराखंड के लोगों को भी पता नहीं होगी हमारी कितनी भाषाएं बोलियां। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, जिसमें जाड़ है, जवारी है, जौनसारी है, जौनपुरी है, थारू है, बोगशाड़ी है, बंगाणी है, मारछा है, रंगलियो है, राजी है, रवल्टी है और कौरवी है, क्योंकि मैदानी इलाकों में कौरवी भाषा बोली जाती है, सहारनपुर और तो इसके अलावा हमारी जो गढ़वाली बोली है, तो गढ़वाली बोली के भी आपने मानकीकरण की बात की थी जी। तो गढ़वाली बोली की भी 8 उपबोलियां हैं। उसका उसके लिए हम ख्वालों की भाषा बोलते हैं जी। जैसे बाखली बोलते हैं ना, तो ख्वालों की भाषा ये कौन कौन सी गढ़वाली की? श्रीनगरी सबसे टॉप में, श्रीनगरी, उसके बाद नागपुरी, दसोलिया, बथानी, राठी, मचकुमाया, सलानी और टिहरियाली। इसी प्रकार कुमाऊनी की 10 बोलियां हैं, जिनमें खास परजिया,
चौगरखिया, गंगोई, दानपुरिया, पछाई, रौचोबैसी, कुमाई, सौर्याली, सीरियाली और अस्कोटी, ये हमारी उत्तराखंड की उपबोलियाँ हैं और भाषाएं हैं। हम जो हमारी मुख्य भाषाएं गढ़वाली कुमाऊनी, जिनके बहुत शब्द समान हैं, क्योंकि मैंने रिसर्च किया है गढ़वाल विश्वविद्यालय से, गढ़वाली कुमाऊनी का तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। जालंधरी जी, ये भाषा का सवाल इतना बृहद सवाल है कि इस पर अगर हम बातचीत करने निकले तो घंटों की परिचर्चा भी छोटी पड़ जाती है, लेकिन दिन तक भी बैठे तो तब भी नहीं होता। समय की अपनी सीमा है। बहरहाल डॉक्टर बिहारी लाल जालंधरी जी, डॉक्टर पृथ्वी सिंह केदारखंडी जी और कुंज बिहारी मुंडेपी जी, इस बार मैं आपका नाम शुद्ध कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा कि शुरुआत में मैं मुंडेपी को कुछ और भूल गया था। बहरहाल आप तीनों स्टूडियो में आए और साहित्यिकी के इस मंच पर आपने इतने शानदार विषय पर इतने विद्वान वक्तव्य दिए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।